साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव पिछले सभी चुनाव से बिल्कुल अलग है। 1952 से लेकर 2019 तक जितने चुनाव हुए हैं उन सब से बिल्कुल अलग है। आज जो लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव का पर्व मनाया जा रहा है और 5वें चरण के लिए वोटिंग लगभग ख़त्म होने वाली है। 6 बज चुके हैं लेकिन अभी आंकड़े नहीं आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जो रुझान मिले हैं दोपहर 3 बजे तक के, कहा जा सकता है कि औसत से कम मतदान हुआ है। 47.53% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। तो यह 6 बजे तक बढ़कर कितना हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं 61 या 62% तक जा सकता है। लेकिन पिछले 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं और जिस तरह से आंकड़े पेश किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद 11 दिन बाद जो नए आंकड़े आए उसमें बड़ा उछाल था। और उछाल से पूरा देश सन्न रह गया। ADR नामक एक संस्था जिसके प्रमुख प्रशांत भूषण वकील हैं, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को तलब किया है 24 मई को सुनवाई होगी। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में बिना वोट दिए 1 करोड़ से अधिक वोट कैसे अपने आंकड़ों में शामिल कर लिया, उसके बारे में कोई आकलन नहीं पेश कर पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 2024 का चुनाव फर्जी मतदान के आधार पर, या जो वोट पड़ा ही नहीं उस वोट को चुनाव आयोग अपने से डाल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है? आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है। 24 मई को जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा, तब पता चलेगा कि चुनाव आयोग किस तरह से मोदी सत्ता को जिताने के लिए एक तरफा प्रयास किया है। चुनाव आयोग की साख पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और हो सकता है कि पिछले चरणों के जिसमें धांधली की गई है उस चुनाव को ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे और फिर से चुनाव कराना पड़ जाए चुनाव आयोग को। बहरहाल संभावनाएं बहुत सी हैं, लेकिन क्या होता है वो तो 24 मई को पता चलेगा। लेकिन आज जो वोटिंग हुई है बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं। फर्रुखाबाद की एक सीट पर तो एक व्यक्ति क्या युवा कहें, 8 बार वोट दिया एक ही वोटिंग मशीन पर और अपना वीडियो भी बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरे देश से प्रतिक्रिया हुई, लेकिन जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट डाला, उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और वहां के चुनाव को रद्द कर दिया है। इसी तरह से तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर काम करते हैं, वहां से ऐसी शिकायतें आई हैं कि उन लोगों ने वोट डाला है और वोट देने वालों को साइड में कर दिया है। एक महिला का
फोटो नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रही है कि वह साइकिल पर वोट देना चाहती थी, लेकिन उसके साथ आए भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता ने कमल पर वोट डाल दिया और कमल की पर्ची निकली वीवीपैट से। और कई जगहों से ऐसी शिकायत आई है कि वोट डाला गया पंजे पर, साइकिल पर, लेकिन वीवीपैट में कमल का फूल दिखाई दिया। तो मैंने शुरू में ही कहा कि इस बार का चुनाव पिछले सभी चुनावों से अलग हट करके है, और जो अलगावपन है वह कोई सकारात्मक अलगावपन नहीं है बल्कि नकारात्मक है। लोकतंत्र के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला, संविधान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला आज का लोकसभा चुनाव है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता, उसकी निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला आज का लोकसभा चुनाव है। तो आइए देखते हैं चुनाव जो चल रहा है इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता बरकरार रहेगी। इन सभी पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। बिहार में 3 बजे तक 45.33% वोट पड़े। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 44.90% वोट पड़े। लद्दाख की एक सीट पर 61.26% वोट पड़े। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर 38.77% वोट पड़े। उड़ीसा में 48.95% वोट पड़े 5 सीटों पर। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 47.55% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल में 62.72% वोट पड़े। कुल औसत 47.53% वोट पड़े दोपहर 3 बजे तक। 6 बजे तक या 6 बजे के बाद भी जहां लाइन लगी रहेगी, जब तक लाइन ख़त्म नहीं होगी तब तक चुनाव मतदान पड़ता रहेगा, चाहे भले ही 9-10 बज जाएं। तो देखने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार नज़दीक दिख रही। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कई जगहों पर देखने में आया है कि दलित मतदाताओं की पिटाई की गई है। ऐसे कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के लोग जहां पर्ची बनाते हैं मतदान केंद्र के पास, वहां पर भीड़ ज़्यादा हुई और उस भीड़ में दलित और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल थे। उन लोगों से बदसलूकी की गई, उन्हें पीटा गया, मारा गया और घर में घुस करके भी कई दलित वोटरों को मारा गया। और यह सब काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे जो बौखलाए हुए थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मतदाताओं की बढ़ती लाइन की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतना चाहती है, जिस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वोट होने के बाद, वोट होने के कई दिन बाद, वोट होने के लगभग 11 दिन बाद आंकड़े एकाएक बढ़ जाते हैं और चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है तो पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं, जिस दिन चुनाव हुए हैं, जिस चरण के चुनाव हुए हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था
और बताता था कि कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत वोट पड़े। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आज 5वां चरण भी लगभग पूरा हो गया है, लेकिन एक भी चरण में चुनाव आयोग ने वोट पड़ने के बाद शाम को 6-7 बजे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग का मुख्यालय जो दिल्ली में है, वहां पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। तो जाहिर है कि चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता इन चुनाव में गायब है। और जब निष्पक्षता गायब है, पारदर्शिता गायब है, तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। और इस धांधली के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग क्यों धांधली कर रहा है, किसके इशारे पर धांधली करवा रहा है, कर रहा है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। जिसे लग रहा है कि उसकी सत्ता उसके हाथ से खिसक रही है, वही लोग सीधे सीधे कहिए मोदी और शाह के इशारे पर चुनाव आयोग आंकड़े भी बढ़ा रहा है और धांधलियां भी करा रहा है चुनाव केंद्रों पर। और जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच आए हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान जारी हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करके 80-20 का खेला करके चुनाव जीतने की कोशिश किया है नरेंद्र मोदी ने। हालांकि उसमें सफलता, मनचाही सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई है। मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ऊपर जरूर कार्रवाई हुई है, दंडित भी किया गया है। पहले चरण से लेकर के 5वें चरण के चुनाव तक विपक्ष के कई नेताओं को दंडित किया गया है और उन्हें चुनाव प्रचार से एक समय सीमा के लिए मुअत्तल किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का बयान देते हैं, आपने सुना होगा, जिस तरह से चुनाव प्रचार के समय घुसपैठिया, अधिक बच्चे पैदा करने वाला, मुसलमान आदि का नाम ले करके हिंदू पक्ष को डरवाने का काम किया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मुस्लिम महिलाओं को बांट देगी, इस तरह के बहुत से हेट स्पीच उनके सामने आए हैं। और प्रचार का स्तर यहाँ तक गिर गया, प्रधानमंत्री पद की गरिमा यहाँ तक गिर गई कि नरेंद्र मोदी को यह भी कहना पड़ा कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस छीन करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं लगा कि जिस तरह की हेट स्पीच वो दे रहे हैं, इस पर कोई बच्चा भी विश्वास करने वाला नहीं है। बौखलाए हुए, बदहवास हुए नरेंद्र मोदी क्या बोल जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता होता है। और जब उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा बोल गए हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमने तो कभी मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया है, हमने तो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कभी किया ही नहीं है, और अगर हम हिंदू मुस्लिम करते हैं तो हम सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं हैं। तो दोहरा रवैया, या यूं कहें कि दोगलापन जितना कूट कूट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरा हुआ है, इन चुनाव में उनका असली चेहरा सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारों को नहीं, बल्कि गोदी मीडिया के चुने हुए चाटुकार पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। और उस इंटरव्यू में जो कुछ कह रहे हैं
वह उनके मूल चरित्र के बिल्कुल खिलाफ है। गंगा के किनारे या यूं कहें कि गंगा के बीच में नरेंद्र मोदी जब एक मुस्लिम महिला पत्रकार को, रुबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हैं तो जिस तरह की आदर्शवादी बातें करते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रहेंगे, हम संकल्प करते हैं कि हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे दिन 15 मई को एक जनसभा में फिर से हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। अपने एक 24 घंटे के दिए हुए बयान से मुकर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि वो कितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस पद पर अब तक 16 प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं, लेकिन जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है, इतना किसी ने नहीं किया है। इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है, इसके आसार मिल रहे हैं। कल पड़िला फाफामऊ में पड़ता है, इलाहाबाद के गंगा पार में। फूलपुर के पड़िला में कल एक जनसभा थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज्वाइंट रैली थी। इस रैली में इतना भीड़ उमड़ पड़ी, मंच के पास तक भीड़ आ गई, बैरिकेड तोड़ करके मंच के पास आ गई, मंच पर चढ़ गई, मंच के पीछे लगे पर्दे को फाड़कर मंच पर भी लोग चढ़ आए, लाउड स्पीकर और दूसरे सामानों को तोड़ दिया भीड़ ने। इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की समन्वित रैली नहीं हो सकी। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि भीड़ को संबोधित कर पाना और भीड़ ने जो नुकसान किया उसका भरपाई कर पाना असंभव था। इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच पर बैठ करके लगभग 10 मिनट तक आपस में बातचीत करते हैं। उसे कहा जा रहा है कि आपस में साक्षात्कार करते हैं। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार में इंडिया गठबंधन के जीत और भारतीय जनता पार्टी के हार के बारे में जो समाज से आहट आ रही है उसके बारे में चर्चा किया। बताया जा रहा है कि 3-4 लाख भीड़, उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसकी वजह से पूरे रैली प्रांगण में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस को भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी है और पर्याप्त पुलिस बल नहीं था कि वह भीड़ पर काबू कर पाता। आज एक रैली में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि फाफामऊ पड़िला की रैली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी गए और वहां भीड़ नहीं थी, इसलिए वापस लौट आए। कितनी हास्यास्पद बात है। इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने YouTube चैनलों पर वीडियो देखा कल की रैली का, फाफामऊ पड़िला की, और उसके बाद करछना इलाहाबाद में दूसरी रैली हुई थी, उसे संबोधित भी किया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, और नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे की धज्जियां उड़ाया और 5 न्याय 25 गारंटियों और महिलाओं को लखपति बनाने, करोड़ों महिलाओं पुरुषों को लखपति बनाने, बेरोजगारों के खाते में 1 लाख रुपया स्टाइपेंड के रूप में देने और 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन देने की घोषणा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक इसलिए ज़्यादा वोट मिलते थे कि उन्होंने एक लाभार्थियों की फौज खड़ी कर रखी थी। 2019
की जीत के बाद 2020 में जैसे ही कोरोना प्रवेश करता है भारत में, ताली थाली बजवाने के उपक्रम से कोरोना नहीं गया और लाखों मौतें हुई। उस समय देश की ऐसी स्थिति हो गई थी कि 5 किलो राशन देने की शुरुआत करनी पड़ी और उसी समय से इनका एक लाभार्थी तबका हो गया है जो कि अति पिछड़ा है, दलित है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाला समाज का निचला तबका है। उसे इन्होंने खरीद लिया 5 किलो राशन के बल पर। और 2022 के चुनाव में, विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फायदा भी इन्हें मिला। राहुल गांधी का कहना है कि राइट टू फूड एक्ट उन्होंने बनाया था। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में साफ रूप से संविधान में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी काम करके इस देश की जनता को मदद पहुंचाने, अब उस मदद में पैसा भी हो सकता है, राशन भी हो सकता है और दूसरी सुविधाएं भी हो सकती हैं। इसके लिए निर्देश दिया गया है संविधान में और उसी के तहत राइट टू फूड एक्ट बनाया था कांग्रेस सरकार ने। लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 में कांग्रेस की हार हो जाती है और 2014 से 19 तक किसी को राशन नहीं दिया गया, किसी को सहूलियत नहीं दी गई और इतने नारे दिखाए गए, इतने नारे गढ़े गए, इतने जुमले सुनाए गए, इतने झूठ परोसे गए जिसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है, आप अच्छी तरह से अवगत हैं। तो आज जो 2024 में चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें से क्षत्रिय समाज, भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रिय समाज का मोह भंग हो गया है। उसकी वजह आप जानते होंगे कि किस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता ने, जो कि मंत्री भी हैं गुजरात सरकार में, रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों को अपमानित किया था। उसके बाद से गुजरात से जो आंधी उठी पूरे भारत में फैल गई है, यहाँ तक कि अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और तमाम सीटों पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने आकर के प्रतिज्ञा किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और दूसरे समाज के लोगों से भी अपील करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो इन चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी धांधली और फर्जी मतदान के आधार पर जीतना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका कोर वोटर उनसे बिखर गया है। ब्राह्मण समाज के लोग मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, आधे अधूरे मंदिर की करना, इससे खफा है। शंकराचार्य तक खफा है और मंदिर मुद्दा, जो कि बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र समझा था नरेंद्र मोदी और इनकी भगवा टीम ने, वह मुद्दा काम नहीं आ रहा है। वैश्य समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे, यह भी इन्हें धोखा दे रहे हैं। वैश्य समाज का कहना है कि पूरे भारत में उनका सिर्फ एक मुख्यमंत्री था, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में, और उसे जेल में डाल करके जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी वजह से अधिकांश वैश्य समाज के वोटर भी नरेंद्र मोदी से अलग हो गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो इनका कोर वोटर थी, इनमें से अधिकांश मतदाताओं का मोह भंग हो गया है नरेंद्र मोदी से। संविधान बचाने के लिए दलित और ओबीसी समाज के जो वोटर
नरेंद्र मोदी को कभी वोट देते थे, थोड़ा नहीं भर भर के वोट देते थे, आज वे भी बिदक गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीट दीजिए, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही बदल देंगे। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई दलित समाज में, ओबीसी समाज में, आदिवासी समाज में। और 14 अप्रैल को बाबा साहब की 133वीं जयंती पर जिस तरह से दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग प्रतिज्ञा किए कि संविधान बचाने के लिए हमें नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी के वोट पर चोट करना है, तो जो कुछ प्रतिज्ञा लोगों ने किया था वह चरितार्थ हो रही है। इन चुनावों के दौरान दलित और ओबीसी समाज का भी वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। इन सब परिस्थितियों की वजह से नरेंद्र मोदी, शाह और पूरा भगवा टीम, आईटी सेल, गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है और अनर्गत प्रलाप कर रहा है। अब इनके पास एक ही साधन है कि धांधली करके बड़े पैमाने पर चंडीगढ़ मॉडल को अपना करके फर्जी मतदान करवा करके चुनाव जीता जाए, और इसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस देश में सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, वह तो न्याय करता है। वहां तक इनकी शिकायत पहुंच गई है और 24 मई को देखिएगा चुनाव आयोग को कितनी लताड़ पड़ती है। और हो सकता है पिछले 1-2 चरण के चुनाव जिसमें 1 करोड़ वोट बढ़ाया है सुप्रीम चुनाव आयोग ने, वह चुनाव ही कैंसिल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।